स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। तो किसी को याद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी क्या थी? yes, I would go with Alma's definition. Point through which the entire weight of the body is assumed to act. ठीक है, इज अज्यूम टू एक्ट। ये लफ्ज जो अज्यूम्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी डेफिनेशन में आप अगर ये लफ्ज नहीं लिख के आए तो आपको ये 1 मार्क कॉस्ट करेगा। तो 1 मार्क सिर्फ इस अज्यूम्ड के लफ्ज के हैं। अगर कोई ये लिख के आ गया द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, वो पूरा अज्यूम टू एक्ट नहीं किया, उसने बोल दिया कि यहीं से एक्ट करता है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लॉजिक के तहत गलत है। भाई पूरा कार्ड होता है, कार्ड को फाड़ो तो एक अलग से टुकड़े का भी जो है वो वेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उसका वेट लेस हो जाती है वो, कि सेंटर में था वेट। अगर ये बात होती है कि सेंटर में था वेट, तो अगर मैं कार्ड का इतना हिस्सा फाड़ के अलग कर दूं तो इसका मतलब है इसका कोई वेट नहीं था। तो ये लॉजिक जो है वो ये जो चीज है वो लॉजिक के अगेंस्ट है। ठीक है, लेकिन हम ये क्यों करते हैं? हम करते हैं ये अपनी आसानी के लिए। एक पॉइंट चाहिए है जहां से हम वेट को कैलकुलेट करें, ताकि हमें कुछ ना कुछ तो हम कैलकुलेट कर पाए, वरना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज व्हाई यू डू दैट। तो ये अज्यूम्ड का लफ्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा जो है वो दिमाग में रखिएगा कि ये हम इसमें मिस आउट ना कर लें। अच्छा, a uniform rectangular sheet of card of weight W is suspended from a wooden rod. The card is held to one side as shown in figure 3.1. On figure 3.1, mark and label with the letter C the position of the center of gravity of the card. So center of gravity कहां पे मार्क करूं इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट के? इन द मिडिल। और इस रेक्टेंगुलर शीट का मिडिल कैसे निकालोगे? किसी भी ऐसी चीज जिसका जो है ना एक स्पेसिफिक शेप है, उसमें उसकी डायगोनल्स मिला के यू कैन टेक आउट वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी। ठीक है, तो ये लाइनें मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, आप लोग पेंसिल से बना के मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई। अगर बिल्कुल सेंटर में मार्क करना हो तो बिल्कुल सेंटर ऐसे निकाला जाता है, एक रेगुलरली शेप्ड चीज का। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेंटर। मार्क विद एन एरो लेवल डब्ल्यू द वेट ऑफ द कार्ड। आई होप सबको ये पता होगा और मेरे साथ बहुत दफा कर भी लिया है। बिल्कुल वर्टिकल बनाएंगे लाइन, हल्की सी भी टेढ़ी आड़ी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल वर्टिकल। और वेट डब्ल्यू ये जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सही है, तो ये सिर्फ जो है वो वेट पढ़ के आपने 2 मार्क्स, 4 मार्क्स जो है वो आपके उधर मिल गए हैं। ओके, नाउ द कार्ड इन बी इज रिलीज्ड, द कार्ड स्विंग्स ऑन द रॉड एंड इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, ये होना चाहिए स्विंग करते 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 रेस्ट पे आ जाएगा। लिस्ट द टू फोर्सेस अदर देन इट्स वेट एंड एयर रेजिस्टेंस दैट एक्ट ऑन द कार्ड ड्यूरिंग द टाइम दैट इट इज स्विंगिंग, स्टेट वेयर द फोर्सेस एक्ट। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो यू ऑल नो कि कार्ड इधर जाएगा, फिर स्विंग करता वापस वापस होता है, रुक जाएगा, ऐसा ही होगा। तो सवाल ये है कि इस पे वेट और एयर रेजिस्टेंस के अलावा, ठीक है, और कौन सी फोर्स होगी जो एक्ट कर रही होगी, और वो कहां एक्ट कर रही होगी? ठीक है, तो अब्दुल्ला ने एक फोर्स तो बता दी है हमें, एंड दैट इज द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। भाई एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी आर, जो क्योंकि दीज आर टू रिजिड बॉडीज, एक कार्ड रिजिड है एक रॉड रिजिड है, तो दोनों कांटेक्ट में है, तो एक फोर्स होगी द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अच्छा अब्दुल्ला, आई वुड आल्सो रिकमेंड के कांटेक्ट फोर्स लिख के आओ, नॉर्मल कांटेक्ट लिख के आना, क्योंकि अगेन कांटेक्ट का मतलब क्या है? जो सारी कांटेक्ट की वजह से फोर्सेस आ रही हैं उनका नेट। ठीक है, तो गो अहेड एंड राइट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स दैट acts from the rod onto the card। ठीक है, ये अब्दुल्ला ने हमें बता दी। और कौन सी फोर्स होगी इसमें? स्टेज क्या होनी चाहिए? देखो टेंशन तो होने से रही इसमें, ठीक है, अब थ्रस्ट भी होने से रही, तो हमने कौन सी फोर्स पढ़ी? और एयर रेजिस्टेंस तूने बोला हुआ है कि वो छोड़ के, उसको छोड़ के बताओ मेरे बच्चों। कार्ड जो है वो इसके अगेंस्ट घूम रहा है ऐसे,
घूमेगा ना, जब इसको छोड़ोगे तो ये होल रॉड के साथ ये कार्ड जो है वो स्लाइड करेगा यूं। जब ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज स्लाइडिंग, तो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट देयर टू बी सम फ्रिक्शन। ऐसे ही होगा, कोई ना कोई फ्रिक्शन होनी चाहिए है, क्योंकि ये दोनों मूव करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। सो देयर मस्ट बी ए फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन का वेक्टर मैंने ऐसे ही बनाया है, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो सकता है किसी और डायरेक्शन में, वो पता नहीं है हमें, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स अगेन, फ्रिक्शन फोर्स अगेन लिख रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स एट द रॉड। तो अगेन रॉड पे ही से ही दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अब बड़ा मजे का सवाल है, ये चीज आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लम लाइन से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, है ना, याद होगा ओ लेवल्स में कि जो है वो पिन छोड़ोगे, फिर एक प्लम लाइन लेते हो, उसको देखते हो, जो उसको रेस्ट पे छोड़ा तो प्लम लाइन से पहले एक लाइन खींचोगे, फिर दूसरे पॉइंट पे होल्ड करके प्लम लाइन से रख के दूसरी लाइन खींची, फिर तीसरी लाइन खींचोगे, वेट आ जाएगा सारी इंटरसेक्शंस पे। ठीक है, तो ये उसकी लॉजिक है इस क्वेश्चन में कि वो क्यों चलता है। By reference to the completed diagram of figure 3.1, state the position in which the card comes to rest. Explain why the card comes to rest in this position. कार्ड को जब छोड़ूंगा तो हमेशा एक ही पोजीशन में रेस्ट में आता है। वो क्या पोजीशन होती है और उस पोजीशन की सिग्निफिकेंस क्या है, कोई आइडिया, कोई गेस? यस, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड। भाई जैसे ही हम कार्ड को, वेरी गुड, व्हेन वी विल लीव द कार्ड, ठीक है, और ये समझो उसका पिवट था, तो कार्ड ऐसे रेस्ट पे आएगा, ऐसे रेस्ट पे आएगा कि कार्ड को जो है ना, मैं इस तरीके से बना रहा हूं थोड़ा, कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से गलत बन रहा है, इसको हम कुछ ऐसा बना देते हैं। तो कार्ड बेसिकली रेस्ट इस पोजीशन में आएगा कि उसका वेट जो है ना, उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सीधा सीधा पिवट में से पास कर रही हो, राइट। और आप लोग देख भी रहे होगे भाई, जब रेस्ट में आया तो वी आर वांटिंग व्हाट, वी आर वांटिंग नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, और वी वांट नेट मोमेंट टू इक्वल्स टू बी जीरो। अच्छा, सबसे पहली बात तो नेट फोर्स इक्वल्स टू रेस्ट में आ गई है, ठीक है, जब रेस्ट में आ गया, जब मूव नहीं कर रहा, तो एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स तो होने से नहीं, एक होगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होगी वेट। जब रेस्ट में आएगा तो ये दोनों फोर्सेस होंगी, और लाजिमन ये होगा कि नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट तो इससे प्रूव हो गया कि आर और डब्ल्यू बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करोगे। नेट मोमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों इस तरीके से हो कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या करें, वो दोनों उसमें से पिवट में से पास थ्रू करें। सही है। अच्छा, तो अब ये देखो, जो W है और जो ये R है, उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी पासिंग, क्योंकि R तो चेंज नहीं कर सकता, R तो रॉड पे ही लगेगा, आर इधर से उधर नहीं हो सकता। कार्ड की क्या है, कार्ड स्विंग करते हुए ऐसी पोजीशन में रेस्ट में आएगा जहां पे वेट आर एक ही पिवट में से गुजर रही होंगी, ताकि नेट मोमेंट जो है वो क्या आ जाए, वो जीरो आ जाए। ठीक है, सो वी विल राइट दिस रीजन डाउन, इट कम्स टू रेस्ट when the line of action passes through the rod as it will be in equilibrium, and there should be no net moment. राइट, सबको बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, इट इज द पॉइंट थ्रू विच द वेट इज अज्यूम्ड टू एक्ट। ठीक है, द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू एक्ट। अच्छा जी, फिर ये आ जाता है यूनिफॉर्म रॉड ए बी, यूनिफॉर्म का मतलब वेट एक्ट करेगा फ्रॉम द सेंटर, और नजर आ रहा है बकायदा भाई ए बी के बीच में से ही ये वेट एक्ट कर रहा है। ओके, is attached to a vertical wall at A, vertical wall से चिपका दी गई है। The rod is held horizontally by a string attached at B and to point C as shown in figure 3.1. तो ये एक आपकी रॉड है ए बी, जिसको स्ट्रिंग से उन्होंने इधर सी पे अटैच किया हुआ है कि ये नीचे न गिरे, इसको इधर से हमने रोक के रखा।
अच्छा, द एंगल बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग एट बी इज 50 डिग्री. The rod has length 1.2 meters and weight 8.5 Newton. An object O of mass M is hung from the rod at B. The tension T in the string is 30 Newton. तो ये टेंशन भी आपको बता दी है कि ये 30 के बराबर है. बाकी सारी चीजें तो मेरे हिसाब से तो इसमें मार्क्ड है डायग्राम में ऑलरेडी. 8.5 न्यूटन, 1.2 मार्क्ड है, 50 डिग्री मार्क्ड है, सब कुछ मार्क्ड है. बाकी ये डायग्राम है, ये कहानी है. अच्छा, यूज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टू कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी. तो जल्दी से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी कैसे निकलेगा हमारा? 23 न्यूटन. अब्दुल्ला से 23 न्यूटन. ये कैसे किया भाई? 30 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है. इसका वर्टिकल निकालोगे तो एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट जो है वो ऐसा आएगा. इसको हल्का सा ऊपर करके बनाऊंगा वरना नजर नहीं आएगा. ये हो जाएगा. अब ये ऑपोजिट आ गया, इस एंगल के ऑपोजिट होगा ये वाला. तो दिस विल बी टी साइन 30, यानी 30 साइन 50, सॉरी 30 साइन 50. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 कॉस 50. राइट, 30 कॉस 50, 30 साइन 50 करेंगे तो जैसे अब्दुल्ला ने बोला 23 न्यूटन आना चाहिए है, तो वही आ रहा होगा 30 साइन 50. और 23 के ही लिखना, क्योंकि इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन ली वन सिग्निफिकेंट लिया. वन सिग्निफिकेंट दे दोगे तो बहुत खराब हो जाएगा, तो दो सिग्निफिकेंट एटलीस्ट लिख के आ जाओ. बहरहाल ये भी पुराना पेपर है तो इसमें खास ख्याल नहीं रखा करते थे इसका. आगे वाले आने वाले जब हम ईयरलीज करेंगे तो सब में देखोगे वो जो रूल पड़ा है वही आएगा. अच्छा, फिर बोलते हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को लिखने का एक बाकायदा तरीका है. मार्क्स स्कीम में अलग तरीके से लिखा हुआ देखेगा, लेकिन एक रूल फॉलो कीजिएगा. मार्क्स स्कीम में जो भी लिखा होता है वो एग्जामिनर के लिखा होता है, ताकि वो समझे चीज को. आपने एक रूल फॉलो करके लिखना है. अगर वो नहीं लिखोगे, उस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर वो काट देगा, क्योंकि एग्जामिनर पर लिखा होता है, उसको पता है क्या लिखना है. ठीक है. सो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए यू नीड टू गिव द कंडीशन. तो कंडीशन क्या थी इसकी? फॉर एन ऑब्जेक्ट to be in equilibrium, the sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise. ठीक है. तो ये पूरी चीज लिख के आएंगे. सिर्फ सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू दी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लिख के आ गए. कंडीशन नहीं लिख के आए तो प्रिंसिपल का सबसे पहली बात तो कोई सेंस नहीं बनेगा. बाकी प्रिंसिपल लिखने के रूल ही यही है कि पहले तो इसकी जो है वो आप कंडीशन लिख के आओगे हमेशा. ऐसी कभी भी कोई भी प्रिंसिपल लिखोगे, जितने हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो सब में एक कंडीशन आती है पहले. उस कंडीशन का खास ख्याल रखना है. ठीक है. अच्छा, तो फिर आपको कहते हैं यूज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड टेक मोमेंट्स अबाउट ए टू शो दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ इज 19 न्यूटन्स. ये जो ऑब्जेक्ट ओ है इसका वेट हम दिखाना है 19 न्यूटन्स. अच्छा, एक बड़ी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी. उन्होंने आपको पिवट बता दिया क्या लेना. उन्होंने बोला टेक मोमेंट्स अबाउट ए. तो आप उठा के रखेंगे अपना पिवट इधर. नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मुझे ये सब चाहिए कि सब इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें. देखो, ये जो कांटेक्ट का पॉइंट होता है ना, जैसे दरवाजा और दीवार के बीच में जो हिंजेस आ रहे हैं वो सारे कांटेक्ट के पॉइंट्स हैं. ठीक है. इसी तरह ये रॉड जो वॉल के साथ लगी हुई है ये इसका कांटेक्ट का पॉइंट है. ठीक है. इसको कांटेक्ट नहीं कहेंगे, कोई रिजिड बॉडी नहीं है. ठीक है. तो ये स्ट्रिंग जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है, तो उसमें कोई फ्रिक्शन या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डेवलप नहीं होने वाली इस कांटेक्ट की वजह से. लेकिन हाँ, जब दो रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तब कांटेक्ट फोर्सेस होंगी. नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी होगी और फ्रिक्शन फोर्स भी होगी. अब ये जो कांटेक्ट का पॉइंट होता है ना, इधर सबसे बड़ा मसला इस बात में होता है कि हमें पता ही नहीं फोर्स ऐसे है या फोर्स ऐसे है या फोर्स ऐसे है या फोर्स ऐसे है. वी हैव नो आइडिया फोर्स कैसी हो सकता है. फोर्स ऐसी हो बिल्कुल वर्टिकल, हो सकता है फोर्स ऐसी हो सकता है फोर्स ऐसी हो सकता है फोर्स ऐसी हो. तो ये जो कांटेक्ट का पॉइंट होता है, ये जो हिंज वाला पॉइंट जो होता है, ये आप देखोगे कि आप कभी भी हिंज पे फोर्सेस वो अक्सर वो बेशतर एग्जामिनर आपको बताता नहीं है. एंड आप क्या करोगे, आपकी कोशिश हमेशा ये होगी कि क्योंकि आपको ये पॉइंट पता ही नहीं है इस पे फोर्सेस कैसी हैं, तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट उठा के पिवट रख दोगे ताकि इस पे जितनी भी फोर्सेस है वो सारी क्या हो जाए, वो सारी की सारी हो जाए निग्लेक्ट.
ठीक है। सो अभी तो उन्होंने बता दिया, लेकिन नहीं भी बताते तो आप लोगों का ये फर्ज था कि आप ए पे ही लेते मोमेंट्स। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर कैलकुलेशन फॉर मोमेंट्स। तो हमें ये नजर आ रहा है कि आपके पास जो है वो एक 8.5 न्यूटन की फोर्स है जो एक क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ क्लॉकवाइज फोर्स। अच्छा, फिर ये इस ऑब्जेक्ट ओ का डब्ल्यू होगा, राइट, डब्ल्यू होगा। तो वो भी क्या बना रहा है, वो भी बना रहा है एक क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ क्लॉकवाइज मोमेंट। सो ये भी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा जी, और ये जो 30 cos 50 था वो पिवट पिवट में से गुजर जाएगा, उसका मोमेंट नहीं लेंगे। यहाँ पे जो फोर्स थी उनका मोमेंट नहीं लेंगे, बस ये 30 sin 50 का लेना पड़ेगा, जो बनाएगा क्या, जो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। ठीक है, सो यू हैव ऑल ऑफ दिस कहानी। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स था सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज क्या क्या है, एक 8.5 है जो 0.6 मीटर्स पे एक्ट कर रहा है, राइट, फ्रॉम द पिवट। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.6, इसका आधा। आधा कैसे बचला है भाई, ये यूनिफॉर्म रॉड थी, तो 0.6। सो द क्लॉकवाइज मोमेंट इज 8.5 इंटू 0.6। फिर ये जो W है ये पूरे के पूरे 1.2 पे एक्ट कर रहा है, सो ये W इंटू 1.2। सो हम लिखेंगे प्लस W इंटू 1.2। हमें क्या ढूंढना है, हमें मास ढूंढना है, हमने वेट ढूंढना है, हमने वेट ढूंढना है तो वेट ही लिख रहे हैं। उसके बाद ये जो 30 साइन 50 है जो हमने अभी निकाला 23, ये है भी, ये भी 1.2 की दूरी पे ही है, ये एंटी क्लॉकवाइज था। सो 23 इंटू 1.2। So let's calculate. W will equals to 23 into 1.2 minus 8.5 into 0.6 and then divided by this 1.2। तो आप इससे डिवाइड कर दो। सो क्या हमारे पास आंसर 19 न्यूटन आ रहा है? और सबको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कन्वेंशन, अच्छा मैं समझाता हूँ, 18.75 आ रहा है तो मतलब 19 ही आ रहा है ना तकरीबन। सो 18.75 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम करेंगे तो 19 न्यूटन ही आता है। अच्छा, अल्मा कन्वेंशन बनाते भी मेरा बच्चा, सो बेसिकली क्या होता, अगर मैं कहता क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं, अब देखो, ये होता है कन्वेंशन बनाना जब आप नेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता नेट मोमेंट जो है वो क्या आ रहा है, वो ये दोनों पॉजिटिव लेता है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लॉकवाइज और ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज, और जो वो वाला नेगेटिव है मैं उसको लिखता नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं पूरी पूरी चीज को लिख रहा, टाइम जाए होगा। ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है भाई, इक्विलिब्रियम जब है तो नेट मोमेंट जीरो होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीरो। सो पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, ये उधर जाके एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज वॉट। तो जब आप इक्वेट कर रहे हो ना दोनों चीजों को, जैसे अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर है, तब वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली निकला इधर से ही है, लेकिन वो एक स्टेप आगे की चीज है। ठीक है, तो कन्वेंशन इसमें नहीं भी लो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जब प्योर नेट निकालो, जब प्योर नेट फोर्स निकालो, जब प्योर नेट मोमेंट निकाल रहे हो और वो जीरो नहीं है, तब कन्वेंशन बना के करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको बोलते हैं हेंस डिटरमिन द मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई 19 न्यूटन आ गया, 19 किसके बराबर होगा, m इंटू 9.81 के, राइट। सो मास m क्या आ रहा है 1.9, 1.9, थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा जी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, कहानी इंपॉर्टेंट क्या, आपने अभी निकाला भाई ये जो मास m है इसका वेट जो है वो 90 न्यूटन है। ठीक है, सो इसका वेट आ गया 90 न्यूटन, सही है। ये आ रहा है 8.5 न्यूटन, और ऊपर की तरफ सिर्फ एक फोर्स थी विच वॉज 23 न्यूटन। तो अगर आप 19 प्लस 8.5 करते हो तो आपको सबसे पहले एक बात पता चलती है कि 27.5 डाउनवर्ड्स है। ठीक है, जो डाउनवर्ड फोर्स है, आपकी जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो है 27.5 सारी मिला के, लेकिन ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो सिर्फ एक है 23 न्यूटन। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये 23 न्यूटन इसको कैंसिल आउट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कहीं और भी एक अपवर्ड फोर्स होगी जो इसको 27.5 बना रही होगी अपवर्ड वाले सम को।
तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये देखो, ये 30 cos 50 अगर है इधर लेफ्ट की तरफ, तो लाजिमन इस लेफ्ट को कैंसिल आउट करने के लिए कोई राइट की तरफ भी होना चाहिए था, है ना। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो राइट की तरफ यहाँ जो फोर्स होगी, अब ये देखो इससे हमने सारी फोर्सेस मार्क कर ली या अंदाजा लगा लिया, हमें पता चल गया भाई अगर ये लेफ्ट की तरफ थी तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए 30 cos 50 इधर भी चाहिए होगी, लाजमी चाहिए होगी। फिर जो है 27.5 नीचे की तरफ थी, 23 ऊपर की तरफ है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है इनका, इनका डिफरेंस आता है 4.5। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है जो है 4.5 की, ताकि 4.5 प्लस 23 27.5 बने, जो इन दोनों के नीचे के सम के बराबर। तो ये करके हमने इतनी वर्किंग करने के बाद फिर हमें पता चला ये फोर्सेस क्या है, ठीक है। लेकिन ये जब क्वेश्चन शुरू हुआ और ये जब सब जो बातें हो रही थी उस वक्त हमें ये नहीं पता था, हमें नहीं पता था ये 4.5 है, हमें ये भी पता है 30 cos 50 है। तो इसलिए हमने पिवट यहां रखा, क्योंकि कांटेक्ट के पॉइंट पे लाजमी हमेशा फोर्सेस होंगी, वरना इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ऐसी कभी भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगी और इक्विलिब्रियम में खड़ा होगा, यहाँ पे लाजमी फोर्सेस होंगी। ये पता करना कि ये कैसी होंगी वो नेट फोर्सेस का काम है, उससे पहले हमें नेट मोमेंट लगाना पड़ेगा ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। नेट मोमेंट यहाँ पे वेट रख के लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है जब भी हिंजेस वाला सवाल आए, सही है। और देखो इन्होंने पूछ लिया, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टू एक्सप्लेन व्हाई अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द रॉड एट ए पे एक फोर्स क्यों होनी चाहिए। तो हमने भी देखा भाई लेफ्टवर्ड फोर्स कैंसिल आउट नहीं हो रही, हमने ये देखा जो डाउनवर्ड फोर्सेज 27.5 वो 23 की अलग है, ऊपर नीचे अलग आ रही है, तो लाजमी इधर फोर्सेज होनी है, राइट। सो वी विल जस्ट राइट दैट डाउन। इसको जो है 2 मार्क्स का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। तो आप इसको देखो 2 मार्क्स है ना, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि रीजंस लिख के आओ, ठीक है। 2 रीजंस तो एटलीस्ट लिख के आते हैं हम, और फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं विद अ स्टेटमेंट ताकि हमारा सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए। तो 2 रीजंस क्या लिख के आऊंगा, सबसे पहले तो लिखेंगे कि देयर इज अ लेफ्टवर्ड फोर्स ड्यू टू द टेंशन एंड the upward forces are also not equal to the downward forces. ये लिख दिया आपने, आपने 2 रीजन दे दिए। अब आप लिख दो अपना कंक्लूडिंग पॉइंट। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, एज देयर आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस देयर मस्ट बी अ फोर्स एट ए, देयर मस्ट बी फोर्सेस एट ए, लाजमी होंगी वरना आप इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। सही है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो इस सवाल में। चलिए लगता है चीज तो क्लियर है सबको। तो अब चलते हैं इसी के टाइप का एक क्वेश्चन पे। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और ये रीसेंट सवाल है, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से 2018 का सवाल है, शायद विंटर 18 का। अच्छा, आपको ये बोलते हैं अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर कैनोपी द फ्लैट रूफ अबव द फ्रंट डोर ऑफ अ हाउस इज 1.30 मीटर वाइड, 1.30 मीटर वाइड है। इट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल एंड इन इक्विलिब्रियम बाय 2 स्टील केबल्स। फिगर 2.1 shows the canopy fixed to a wall by a hinge। तो हिंज है और स्टील की केबल्स हैं जो इसको रोक के रखती है, सही है। उन्होंने लेंथ भी दी हुई, आपको मार्क करी है, ठीक है, और यही लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरी बात आपको ये बोलते हैं द टेंशन इन ईच केबल इज 47.2 न्यूटन्स। तो ये भी 47.2 है और ये वाली भी 47.2 है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये बोला पूछा जा रहा है कि स्टेट द 2 कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो मुझे लगता है सबको पता होगा, मैं पूरी पूरी चीज नहीं लिख रहा, लेकिन वैसे आप ये भी लिख के आ जाओ तो हो जाएगा, चल जाएगा। नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहां पे लिख दोगे नेट मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब आ जाती है हमारी ये कहानी, डिटरमिन द मास ऑफ द कैनोपी। आई कैन गारंटी यू आधे बच्चे इसमें नेट फोर्सेस सॉल्व करके आ जाएंगे, इसके वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और कहेंगे ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो नीचे वाले कंपोनेंट नीचे वाले वेट के बराबर होने चाहिए। तो यानी उस तरह से कर दो, नेट फोर्स इक्वल टू 0 से कर दो। प्रॉब्लम ये है
कि आप में से अक्सर जो है वो ये भूल जाओगे कि ये एक हिंज है, और हिंज पे आपको रिएक्शन फोर्स का अंदाजा करना ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हो सकता है रिएक्शन फोर्स ऐसी हो सकता है रिएक्शन फोर्स बिल्कुल वर्टिकल हो सकता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, हमें नहीं पता अभी तक। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम पिवट उठा के इधर रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता रिएक्शन फोर्स क्या है। तो मैंने पिवट उठा के इधर रखा, और मैं इसके लिहाज से क्या कर लूंगा, मैं अब मोमेंट से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, बाकी यूनिफॉर्म है तो आपको पता है इसका वेट जो है, इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा यहाँ कहीं से। ठीक है, तो इसका वेट, ठीक है, 1.3 के आधे से एक्ट कर रहा होगा, तो मैं ये दोनों लाइनें मिला देता हूँ। 1.3 के आधे से ये एक्ट कर रहा है यहाँ वेट, अच्छा नहीं ये आधा नहीं है, सॉरी। 1.3 का आधा क्या है भाई, 1.3 डिवाइड बाई 2, 0.65। तो ये जरा नोट कर लेते हैं कि ये इसकी जो लेंथ आ रही है यहां से, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा हो ये 0.65 कहां से आया। भाई उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.30 के आधे पे कहीं ना कहीं वेट एक्ट कर रहा है, सो 0.65। सही है, सो दैट मीन्स द वेट इज समथिंग समवेयर वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम हियर, वेट डब्ल्यू। सही है, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सो हम अब कर लेते हैं डिटरमिन द मास ऑफ द कैनोपी, हम मास निकाल लेते हैं कैनोपी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, ये टेंशन दी हुई है आपको दो, सही है, और आपको एक वेट दिया हुआ है। अब हमने मोमेंट्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो हमें पता भाई जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। ठीक है ना? तो जरा इस डायग्राम को ना मैं एक आसान तरीके से समझने के लिए मैं ना इसको ऐसे कर रहा हूं कि मैंने आंख जो है ना वो यहां रखी हुई है, कि मुझे सिर्फ ये साइड से दिख रहा है, मैं वो डायग्राम बना रहा हूं। अगर मैं वो डायग्राम बनाने को जाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपकी दीवार, ये आपकी हिंज, ये इसके बीच में ये केबल जो है वो रन कर रही है ऐसे। अब ऑब्वियसली दो टेंशन हैं और बिल्कुल पैरेलल है, तो मैं इसको रिगार्ड कर रहा हूं एज 2 टाइम्स द टेंशन। ठीक है, 2T बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसी के पीछे दूसरी तार भी है एट सम डिस्टेंस, यहां से देख रहा हूं तो मुझे नजर नहीं आ रहा। एक ये है, बाकी मुझे ये पता है कि वेट कहीं यहां से एक्ट कर रहा है, जिसका डिस्टेंस आ गया मेरे पास 0.65। सो ये आ चुका है मेरे पास 0.65। वो मेरे पास क्या है, ये वाली लेंथ मेरे पास है 0.8, और वो 0.6 है। ठीक है, ये 0.8 है, और ये वाला जो है वो आ गया 0.6। अच्छा जी, अब हमें पता है भाई जब हम मोमेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पिवट जो है वो हमने यहाँ रखा हुआ है। सो जरा ये देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर होंगे। अच्छा, इससे पहले देखो कि टेंशन तो टेढ़ी है, तो ऐसा करते हैं, टेंशन को कर लेते हैं रिजॉल्व। टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा ऐसे, और एक कंपोनेंट आ जाएगा टेंशन का ऐसे। ठीक है, ग्रीन से बना रहा हूं ये वाला, वरना नजर नहीं आएगा सही तरह। सो ये हो गया ऐसे। अब मजे की बात है, जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, वो पिवट में से बात पास आउट कर रहा है। ये 2T का जरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सो एनी आइडिया कैसे निकालेंगे? 2T इसलिए लिखा है अब्दुल्ला, ये देखो, मैं जो हूं इसको सामने से देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे अभी मैं अगर यहाँ रखी हुई है तो ये एक टेंशन है ना। अब देखो उसी की ही बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल पीछे एक और केबल भी है, जो 47.2 न्यूटन की टेंशन प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने बेसिकली दोनों को मिला के एक ही केबल की तरह रख लिया, सो इसलिए 2T लिखा है। ठीक है, सो 2T। नाउ हाउ डू वी वर्क आउट इस 2T का वर्टिकल कंपोनेंट? ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको एंगल नहीं दिया हुआ सरप्राइजिंगली इन द क्वेश्चन टू वर्क आउट द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस डायग्राम में हाउ डू आई वर्क आउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस थिंग? वेरी गुड भाई। अगर हम जो है वो, यस, इफ वी टेक, ये हट जाए, अगर हम ये वाला थीटा ले लें, ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि इफ आई पुट इन tan थीटा, तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, बल्कि tan थीटा क्यों ले रहे हैं, ऐसा करते हैं कि देखो मुझे तो 2Ty क्या होगा, 2Ty होगा 2T साइन थीटा होगा, ऐसी बात ही होगी, 2T साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी इसके सामने वाली अपॉन दी हाइपोटेन्यूज। मजे की बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
हाइपोटेन्यूज बड़े आराम से निकाला जा सकता है। कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम उससे निकाल लेते हैं 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आंसर 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर, रूट आंसर यू आर गेटिंग ये वाली लेंथ एज 1। ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूज आ रही है ये आ रही है सरप्राइजिंगली 1। सो दिस इज आ 1। अच्छा जी, अब अगर ये 1 आ गया है तो ठीक है, 1 आ गया, tan वाली अप्रोच भी कर सकते हो, यू कैन यूज tan बाई tan s हो जाएगा। हाँ, tan से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, tan से भी हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली साइन थीटा लेना चाह रहा हूँ। क्यों? बिकॉज अगर मैं साइन थीटा लूंगा ये हो जाएगा 0.6/1, तो ये हो गया 2t 0.6/1, यानी आसान हो गई मेरे लिए कैलकुलेशन। tan थीटा करते, बिल्कुल सही है, tan थीटा से भी कर सकते थे। tan थीटा अगर करते तो क्या होता, परपेंडिकुलर ओवर बेस लेना पड़ता, तो 0.6/0.8। जरा एंगल बताओ मुझे क्या आ रहा है इधर से। मैंने ये वाली अप्रोच क्यों नहीं करी, मैं ये भी समझा देता हूँ। खैर बहरहाल दोनों से आंसर सही आएगा, तो 36.87। और ये एग्जैक्ट तो नहीं आया होगा, ये तो चलता हुआ आया होगा, राइट? मतलब बहुत सारे उसमें आए होंगे, ये आपने मुझे राउंड ऑफ करके दिया है ना, ऐसी ही बात की है ना। तो मैंने इसलिए ये अप्रोच नहीं करी, क्योंकि इधर मसला क्या है, इधर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो हो सकता है एंड में आंसर थोड़ा सा राउंडेड ऑफ आए या कुछ आए, तो मैंने कहा यार उसको पूरा इग्नोर करते हैं, एक आराम से करते हैं। तो मैंने जो है वो हाइपोटेन्यूज निकाली और मैंने वो करी। बहरहाल आप ये भी कर सकते थे और इधर उठा के साइन थीटा में उठा के ये रख दें, वही आंसर आता, वही चीज आती, 0.6 ही आएगा। आप साइन थीटा में ये वैल्यू डालें, साइन में ये वाली वैल्यू डालें, 0.6 आएगा। लेकिन देख रहे होगे कि कुछ राउंडिंग ऑफ करने के बाद 0.6 आएगा, एग्जैक्ट 0.6 नहीं आएगा। ऐसी बात ही है ना, साइन 36.87 पॉइंट, अच्छा बहुत ही ज्यादा 0.6000, बहुत ही अच्छा खासा 0.6 आ रहा है, तो सही है, वो भी कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहरहाल एक ही बात हो गई है। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट भी ढूंढ लिया भाई, वो 2t × 0.6 है। अच्छा, अब मोमेंट्स ले लेते हैं जरा। सो मोमेंट्स लेते हुए ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, 2ty वाला एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है जी, सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो लेट्स डू दैट। भाई हमें पता है इक्विलिब्रियम में होने के लिए सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। मैं भूल चुका हूं कौन सा क्लॉकवाइज था, वेट वाला क्लॉकवाइज था। वेट ही हमें ढूंढना है। सो वेट की जगह मास बोल रहे हैं तो ऐसा करते हैं, मास इंटू 9.81 लिख लेते हैं फॉर द वेट। और इसका मोमेंट आर्म क्या है, इसका मोमेंट 0.65 था, सो 0.65 आ गया ये। और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो ये हो जाएगा 2t 0.6, 2t 0.6 इंटू 0.8, ठीक है। और t की वैल्यू 47.2 थी, सो 2 इंटू 47.2 इंटू 0.6 अपॉन 1, पूरी चीज लिख लेते हैं, एंड देन इंटू मोमेंट आर्म वाज 0.8, तो आप 0.8 ले लो। जब आप ये करोगे तो मास की वैल्यू आ सकती है काफी आसानी से, 2 इंटू 47.2 इंटू 0.6 इंटू 0.8 अपॉन 9.81 डिवाइडेड इंटू 0.65, राइट। सही है, तो 7.1 ही है आंसर। तो इसका मतलब है पुराने साल वाली पीडीएफ में आंसर गलत लिखा हुआ है, 7.1। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? आसान था।